हाय अक्षय। अरे हाय। हाय डूड, कैसा है? बस बढ़िया। अरे ये शेर क्या होता है और कहाँ मिलता है? अच्छा तू शेर ढूंढ रहा है? हाँ। आजा तुझे दिखाता हूँ शेर कहाँ मिलेगा। चल बता। ये देख ये है शेर। अरे ये नहीं रे बाबा। अच्छा तू वो शेर की बात कर रहा है? चल हाँ। तुझे दिखाता हूँ दूसरा शेर। तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। देख ये है शेरो शायरी वाला शेर। अरे बाबा, ये भी नहीं रे। अच्छा तो तुझे वो शेर की बात कर रहा है? वो शेर के लिए तुझे अपूर्व शेर की जरूरत लगेगी। अच्छा। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो। आप किसी भी फील्ड से हो, आपको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये शेयर मार्केट का बेसिक वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसे अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि इतने सारे वीडियोस के बीच में मैं एक और नया वीडियो क्यों लेकर आ रहा हूं। व्हाई इज द नीड टू कम अप विद वन मोर बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट वीडियो। तो मेनली देयर आर 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि द वीडियोज विच आर ऑलरेडी देयर हैव नॉट रीच्ड ऑल द पीपल। तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट जानते ही नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे सीए से भी मिल चुका हूँ जो कि मार्केट्स में पैसा नहीं लगाते, डायरेक्टली कभी इन्वेस्ट नहीं करते या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करते, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट एंड दे आर fearful ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द शेयर मार्केट। इसके अलावा अब तक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो वीडियो है मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा और आपको देखने का भी बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कि द वीडियो विच आर ऑलरेडी देयर डू नॉट डील विद ऑल द क्वेश्चंस दैट यू मे हैव। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्कैटर्ड है। पूरी इन्फॉर्मेशन बेसिक से लेके एंड तक आपको मिलती नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इनफैक्ट व्हाट आई फील इज द मेन पॉइंट इज के वीडियोज डोंट एड्रेस द बेसिक्स। तो जब तक आप एकदम बेसिक लेवल तक नहीं जाएंगे तब तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज, पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बेसिक लेवल तक जाऊंगा और सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में हम कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो वी विल लुक एट शेयर्स, डिपॉजिटरीज, डीमैट अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज, इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइमरी मार्केट, आईपीओ और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और यू विल बी कॉन्फिडेंट वाइल इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये वीडियो काफ़ी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाऊँगा और फन वे में भी बनाऊँगा। लेकिन सामने मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और उन्हें भी प्रोत्साहित करोगे कि ये वीडियो देखे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। अब किसी भी चीज़ को अगर रूट लेवल तक जाके समझना है तो आपको कुछ सवाल पूछने बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हम पहले तो अपनी जो टर्म है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 3 हिस्सों में। तो सबसे पहला हिस्सा है बेसिक्स। तो बेसिक्स वर्ड तो सबको पता ही है क्या होता है। जो लास्ट वाला पार्ट है वो है मार्केट। तो मार्केट भी मोटा मोटी सबको पता है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है। अब जो बीच वाला पोर्शन है वो हमारे आज के इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए 5 क्वेश्चंस आपको पूछने। आई कॉल दीज 5 W's। तो किसी भी चीज़ को अगर रूट लेवल तक जाके समझना है तो दीज 5 W's आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर दीज 5 W's? सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ शेयर, second one is why is a share issued, third one is who issues a share, fourth one is when is a share issued, and last but not the least is where is a share issued। तो ये 5 चीजें, जो 5 W's है, who, what, why, where, when, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको कहीं भी लाइफ में कोई भी चीज सिंपल लैंग्वेज में बेसिक लेवल तक समझनी है तो ये चीजें बहुत काम में आएगी। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड।
सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ शेयर? शेयर्स क्या है? तो आपने जो वीडियो के शुरुआत में देखा वो शेयर, वो चिड़ियाघर वाला शेयर भी नहीं है और वो शेरो शायरी वाला शेयर भी नहीं है। सो बेसिकली अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ ओनरशिप और हिस्सेदारी इन अ बिजनेस। सो शेयर्स को बहुत बार स्टॉक्स भी कहा जाता है। इट इज मोर और लेस वन एंड द सेम। सो अगर जनरली एक कंपनी होती है तो उसे शेयर कहा जाता है, और अगर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स है आपके पास तो उसे स्टॉक्स कहा जाता है। तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये दोनों सेम ही चीज है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब बात करते हैं कि वाई वुड समवन सेल हिज ओनरशिप इन द बिजनेस? अगर मैंने एक बिजनेस शुरू किया तो मैं आपको उसमें ओनरशिप क्यों दूंगा? ऐसे ही फ्री में तो नहीं दूंगा। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि मुझे अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मुझे अगर पैसा चाहिए, तो मैं किसी को अपना बिजनेस का ओनर बनाऊंगा, पार्ट ओनर बनाऊंगा और उससे पैसे लूंगा। तो ये पैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए आई विल इशू शेयर्स एंड द पर्सन हु इज गिविंग मी मनी विल बिकम अ ओनर इन द बिजनेस। तो शेयर्स का मतलब यही होता है कि इट रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप इन द बिजनेस। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज अ सर्टिफिकेशन दैट यू ओन अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाई इज अ शेयर इशूड? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अ शेयर इज इशूड टू रेज कैपिटल। तो हर एक बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए शेयर्स इशू किए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है कि हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट अपने अपने स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग होती है। तो बिजनेस जस्ट लाइक अ पर्सन गोज थ्रू अ डिफरेंट स्टेज, एक लाइफ साइकिल होती है हर एक बिजनेस की और वो हिसाब से वो कैपिटल रेज करता है। तो लेट मी टेक यू थ्रू अ जर्नी ऑफ अ बिजनेस, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा फिल्म गुरु का। तो गुरु मूवी श्री धीरूभाई अंबानी की लाइफ पे आधारित है और बड़ा ही अच्छे से उसमें एक बिजनेस की एक लाइफ साइकिल बताई गई है। तो सबसे पहले जब अभिषेक बच्चन या जो धीरूभाई अंबानी का किरदार निभा रहे हैं तो वो मिडिल ईस्ट में कहीं पे पेट्रोल पंप अटेंडेंट होते और फिर इंडिया आके अपना बिजनेस शुरू करते। तो ही इज अ सोल प्रोप्राइटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि कैपिटल की जो लगाने की क्षमता है किसी भी इंसान की वो बड़ी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसी के हाथ में होता है और पैसा भी वो सिर्फ अकेला ही लगाता है। तो ये हो गया एक सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से हम आते हैं पार्टनरशिप में। तो जैसे कि मूवी में बताया था कि अभिषेक बच्चन अपने साले के साथ जॉइंटली अपना बिजनेस शुरू करते, तो वो एक पार्टनरशिप बन जाते हैं। एंड पार्टनरशिप में होता है कि जो पैसा लगाने की क्षमता है वो दुगनी हो जाती है। दो लोग मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कंट्रोल भी दो लोगों में डिवाइडेड होता है और पैसा लगाने की क्षमता भी डबल हो जाती है, तो इससे फायदा भी होता है। तो ये हो गया पार्टनरशिप वाला मॉडल। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो जैसे जैसे इनकी फर्म ग्रो करती जाती है वैसे वैसे इनकी जो फाइनेंशियल इनटेक कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। इनको लगातार फंड्स की रिक्वायरमेंट होती जाती है क्योंकि दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस। तो इन्हें प्लांट्स डालने के लिए पैसे की ज़रूरत है और वो एक या दो या तीन लोग तो दे नहीं सकते, उसके लिए थोड़े ज़्यादा लोग चाहिए। तो इसीलिए वो पार्टनरशिप से मूव ऑन कर जाते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मॉडल पे। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोग से लेकर 50 लोग ओनरशिप रख सकते हैं, पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसी तरीके से डिवाइड होता है। लेकिन इसके बाद भी जब और भी ज़्यादा ग्रोथ होती है कंपनी में तो 2 या 50 लोग भी कैपिटल उतना प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसीलिए गुरु मूवी में भी बताया गया है कि एक कंपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड स्टेटस से पब्लिक लिमिटेड स्टेटस की हो जाती है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या, कैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो उसकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। वो पब्लिक से पैसे ले सकती है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स हो सकते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि बहुत ही लिमिटेड लोग एक प्राइवेट कंपनी में आ सकते हैं या पार्टनरशिप में तो 2 या 3 लोग ही आ सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स। तो लेट्स सी हाउ डज अ शेयर हेल्प इन डिवाइडिंग ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। तो टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन ईच कॉल्ड अ शेयर। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ लेकर के समझते हैं कि कैसे एक शेयर आपको कंपनी की ओनरशिप डिवाइड करने में मदद करता है।
तो मान लीजिए कि एक कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 करोड़ रुपए है, तो अब इस 2 करोड़ रुपए को हम एक 10 रुपए के शेयर के वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 20 लाख इक्विटी शेयर्स। तो ये जो 20 लाख इक्विटी शेयर्स है वो इस कंपनी का टोटल कैपिटल हो गया, और इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उसे हम मेंबर्स कहेंगे या ओनर्स ऑफ द कंपनी कहेंगे। तो जिसके पास जितने शेयर है वो उस कंपनी का उतना परसेंटेज का ओनर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओनरशिप स्ट्रक्चर जो फिलहाल है वो कैसी है। तो लेट्स सी दिस पाई चार्ट। तो अब आप इस पाई चार्ट में देख सकते हो स्लाइटली मोर देन 50% इज ओन्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो हु एग्जैक्टली इज अ प्रमोटर? तो मुकेश अंबानी और उनकी जो फैमिली है वो प्रमोटर्स गिनी जाती है। सो बेसिकली प्रमोटर इज समवन हु इनिशिएट्स द आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। तो इस केस में श्री धीरूभाई अंबानी ओरिजिनल प्रमोटर्स थे, और फिर उनके बाद उनके जो सन है दैट इज मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली वो प्रमोटर्स बन गए। तो इस केस में स्लाइटली मोर देन 50% इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी एंड हिज फैमिली हु आर कंसिडर्ड एज प्रमोटर्स। इसके बाद नंबर आता है FIIs का। तो FIIs इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो विदेश से हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं उन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, और उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज में 25% से थोड़ा ज़्यादा स्टेक है। इसके बाद नंबर लगता है DIIs का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिलायंस में 13% के करीब स्टेक ओन करते हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सारे लोग आते हैं जो कि रिलायंस में 13% का स्टेक ओन करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पब्लिक। तो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं। तो पब्लिक के पास 10% ओनरशिप है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एज ऑन सितंबर 2021 क्वार्टर। सो ये था रिलायंस का ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो अब तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। तो उनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट था व्हाट इज अ शेयर। तो अ शेयर इज नथिंग बट 1 यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। व्हाई इज अ शेयर इश्यूड? इट इज इश्यूड टू रेज कैपिटल इन अ बिजनेस। फिर हु इश्यूज द शेयर्स? तो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी इश्यूज द शेयर। अब आगे हम देखते हैं कि व्हेन इज द शेयर इश्यूड एंड वेयर इज द शेयर इश्यूड। तो लेट्स बिगिन। सो लेट्स सी व्हेन इज द शेयर इश्यूड। तो जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को पहली बार इश्यू करती है थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब उसके शेयर्स बाजार में आते हैं। तो ये जो शेयर्स जब IPO के द्वारा इश्यू होते हैं तो ये जनरली अपनी फेस वैल्यू के ऊपर यानी कि प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं। और जब ये शेयर्स इश्यू हो जाते हैं तो IPO ख़त्म हो जाने के बाद शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे आके इसकी लिस्टिंग होती है, और फिर आप डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें कवर की है जो कि आपने शायद पहली बार सुनी होगी। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये पता नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें क्या क्या है? फर्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सेकेंड इज अ स्टॉक एक्सचेंज, एंड थर्ड इज द फेस वैल्यू। तो ये 3 नई टर्म्स हमने सीखी है। हम एक एक करके इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं फेस वैल्यू से पहले। तो फेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए काफ़ी सिंपल और ईजी है। हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर 2 करोड़ रुपए है तो उसे हमने 10 रुपए से डिवाइड किया था टू गेट 20 लाख इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे ये जो 10 रुपए है वो फेस वैल्यू है। अब बेसिकली जब कभी भी कोई शेयर इश्यू होता है वो अपनी फेस वैल्यू से ऊपर के प्राइस पे होता है, वो प्रीमियम पे होता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं आपको अपनी बिजनेस में ओनरशिप दे रहा हूँ, तो मैं उसे फ्री में तो दूंगा नहीं, पैसा लूंगा, और पैसा भी क्यों, मैं उसमें ज़्यादा प्रीमियम भी चार्ज करूंगा बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड आई एम गिविंग यू माई स्टेक इन द प्रॉफिट्स। तो शेयर्स परचेज करने से आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो और उसके साथ साथ उसके प्रॉफिट्स के भी हिस्सेदार बन जाते हो, लेकिन इस तरीके के हिस्सेदार नहीं बनते। पैसे के अंदर 50% पार्टनरशिप मेरे भी है, नहीं तो मैं बलवारी तेरे ऊपर 100% भारी। 50% ना? यस। अरे तो ये ले ना, ये ले, एक गड्डी तेरी, ये गड्डी में, यस। ये 2 गड्डी तेरी, ये 1 2, ये 2 गड्डी में, करेक्ट है। ये तीसरी तेरी, ये 1 2 3, ये तीसरी में, ठीक है। ये चौथी तेरी, और ये 1 2 3। अरे कम है, ठीक है, तेरे लिए जाने देते, ठीक है? ऐसा नहीं रे, रख ले रे तू, तेरे ईमानदारी के ऊपर भाई कुछ है। तो था ना ये फनी एग्जाम्पल।
तो शेयर होल्डर्स गेट एन इक्वल राइट इन कंपनीज प्रॉफिट्स टू। तो जिस तरीके से परेश रावल जॉनी लीवर को उल्लू बना रहा है, वैसे कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को उल्लू नहीं बना सकती। अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो अपने सारे शेयर होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो सिर्फ प्रमोटर्स को ही जाएगा। तो जितने भी उसमें ओनर्स है, जो पूरी पाई चार्ट हमने देखी थी, उसमें जितने भी लोग हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रॉफिट्स। तो ये जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। अब ये डिविडेंड्स का जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने सुना होगा कहीं पे कि फलाना कंपनी ने अपने फेस वैल्यू का 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 100% डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और 100% अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, इसका मतलब ये है कि पर शेयर आपको 10 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपीज इज द डिविडेंड विच दिस कंपनी हैज डिक्लेयर्ड पर शेयर। तो अगर किसी कंपनी ने 50% अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने फेस वैल्यू पे, तो 10 का 50% क्या होगा, 5 रुपये होगा। तो इसका मतलब कि पर शेयर आपको 5 रुपये मिलेंगे। तो ये प्रमोटर्स को भी जाएगा, एफआईआईज को भी जाएगा, डीआईज को भी जाएगा और पब्लिक को भी जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के बारे में। लेकिन इनको देख के आपको भी आईपीओ या पब्लिक इश्यू लाने का मन कर रहा है, तो चलिए देखते हैं आईपीओ एग्जैक्टली होते क्या है। तो बेसिकली आईपीओ हेल्प्स कंपनीज रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक बाय ऑफरिंग देम शेयर्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड बनना चाहती है तो उसे आईपीओज लाने पड़ते हैं अपने शेयर्स पब्लिक को देने के लिए। तो आईपीओज लाने के कुछ 4 मेन रीजंस हैं। तो ये मेन रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि ये गोलगप्पे वाले ने बताया कि बिजनेस एक्सपांड करना है, तो जनरली कंपनीज भी अपनी कैपेसिटीज एक्सपांड करने के लिए आईपीओज लाती है। तो नई फैक्ट्रीज अगर डालनी है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है और पैसे आते हैं आईपीओ से या जनरल पब्लिक से। तो पहला रीज़न तो हो गया कैपेसिटी एक्सपांशन। दूसरी रीज़न है कि अपनी जो डेट है वो उसे रीपे करनी है। तो कंपनीज अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन्स वगैरह लेती है, तो ये लोन्स को पे करने के लिए इंटरेस्ट भी लगता है, लोन्स को सर्व करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट बर्डन कम करने के लिए जनरली कंपनीज आईपीओज लाती है और पब्लिक से पैसे लेकर के वो बैंक को चुका देती है। फिर तीसरा रीज़न है कि जब कंपनीज को नया प्रोडक्ट या नया सर्विस लॉन्च करना हो तो वो आईपीओज लाती है। और फाइनली जब कोई अर्ली इन्वेस्टर्स है, तो बहुत बार हमने देखा है कि जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आईपीओ से एग्जिट करते हैं। तो ये जो बहुत इनिशियल स्टेज पे कंपनीज में पैसा लगाने वाले लोग हैं, हाई रिस्क टेकर्स है, उनको जब एग्जिट चाहिए तो कंपनीज आईपीओ लाती है। तो ये 4 मेन रीजंस हैं और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब ये रीजंस देखने के बाद चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओस की। तो हाल ही के कुछ सालों में आईआरसीटीसी का आईपीओ बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो आईआरसीटीसी का आईपीओ लगभग 2 साल पहले आया था और वो 12,800 रुपये का अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की तारीख में आपके पास 2.25 लाख रुपए होते। जी हाँ, आईआरसीटीसी का शेयर अपने टॉप से नीचे गिर चुका है थोड़ा, लेकिन फिर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आज की तारीख में भी ये 2.25 लाख रुपए होती। तो दिस इज़ अ वेरी बिग गेन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 इयर्स। तो इसके अलावा अगर आपने डीमार्ट में भी आईपीओ में सब्सक्राइब किया होता और अगर आपको ये शेयर्स अलोकेट हुए रहते तो आपको 14,950 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको 2.5 लाख रुपए का रिटर्न्स अभी जनरेट हो रहा है। तो दिस इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट जो कि आप कुछ ना करके, सिर्फ एक छोटा सा प्रोसीजर है आईपीओ भरने का। तो अगर आपने ऐसे आईपीओज अगर भरे होते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो आईआरसीटीसी और डीमार्ट के जैसे 2021 में भी बहुत सारी कंपनीज ने काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न्स दिए आईपीओज में। तो कुल मिलाकर के 65 कंपनीज ने आईपीओज के द्वारा लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए रेस किए 2021 में। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन तक 61 कंपनीज की लिस्टिंग हो चुकी है और 61 कंपनीज में से 42 कंपनीज ने पॉजिटिव लिस्टिंग दी है। तो इन सारी कंपनीज का कुल मिलाकर के जो सक्सेस रेशियो बनता है वो 70% का सक्सेस रेशियो बनता है। और जो 61 कंपनीज की जिसमें लिस्टिंग हुई है उसमें एवरेज गेन्स जो बनते हैं वो 31% बनते हैं। तो 31% गेन्स इज ऑल्सो वेरी गुड रिटर्न इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आपके जो पैसे ब्लॉक्ड होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक्ड होते हैं, लेकिन रिटर्न जो मिलता है वो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो
2021 में कुछ सक्सेसफुल IPOs जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, उनमें लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजीज आती है जहाँ पे लगभग 148% का गेंस मिला है, नाइका में लगभग 96% का लिस्टिंग गेंस हुआ है, सिगाची इंडस्ट्रीज में 270% का लिस्टिंग गेंस हुआ है और पारस डिफेंस में 185% का लिस्टिंग गेंस हुआ है। तो अगर आपको भी 2022 में IPO से पैसे बनाने हैं तो देखते हैं आप कैसे IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे ये बना सकते हो। तो IPO में इन्वेस्ट करने के कुल 7 स्टेजेस है, तो मैं हर एक स्टेज से आपको लेकर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके IPO से अच्छा खासा रिटर्न्स कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि डिसीजन टू इन्वेस्ट। अब मार्केट्स में बहुत सारे IPOs आते रहते हैं। 2021 में लगभग 65 कंपनीज ने अपने IPOs लाई है। तो अब ये 65 की 65 कंपनीज अच्छी है ऐसा नहीं है, तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन एन IPO और नॉट। तो ये IPO में इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन है वो आप RHP जो कि है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये पढ़ के ले सकते हो। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली कंपनी का एक प्रोफाइल होता है जो कंपनी खुद सबमिट करती है, जिसमें वो बताती है कि कंपनी के बिजनेस प्लान्स क्या है और वो ये जो IPO से पैसा कलेक्ट कर रही है वो बेसिकली उसको यूज़ कैसे करेंगी। तो आप ये 400 साढ़े 400 पेज का RHP पढ़ के अपनी डिसीजन ले सकते हो, या फिर सैमको की यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए जहाँ पे सैमको के रिसर्च एक्सपर्ट्स हर एक IPO का रिव्यू देते, अपना एनालिसिस करके रिव्यू डालते कि आपको ये IPO में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सैमको मेक्स इट वेरी इजी, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। तो अब यहाँ पे दूसरा स्टेप जो आता है वो है फंड्स अरेंज करने का। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखनी है ताकि आप IPOs में इन्वेस्टमेंट कर सको। तो IPOs में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 15,000 रुपये तो अपने बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ये 15,000 रुपये की वैल्यू से आप एटलीस्ट एक लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या और ये इससे आप IPOs में कैसे इन्वेस्ट करने में ये आपको मदद कर सकता है। फिर इसके बाद आपको IPOs में एक्चुअली अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप या तो UPI से कर सकते हो या फिर एस्बा से कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका होता है जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट में ही रहेंगे। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते तो आपके बैंक अकाउंट से ये पैसे डेबिट होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी विच यू कैन यूज़। तो अब एस्बा फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको मिनिमम 15,000 रुपया चाहिए अगर आपको किसी एक कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करना है। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी कंपनी के IPOs में लॉट्स के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होती है। तो लॉट्स ऐसे डिसाइड होते हैं कि मिनिमम जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो एटलीस्ट 15,000 रुपये हो। तो आपको ये लॉट के मल्टीपल्स में अप्लाई करना है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप एक लॉट में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपके चांसेस अलॉटमेंट के ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब अगर आपने एप्लीकेशन कर दी है तो आपको अलॉटमेंट के लिए वेट करना है। अब एप्लीकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर्स अलॉट होंगे ही होंगे। सो अलॉटमेंट इज़ अ गेम ऑफ लक। तो अगर आप नसीब वाले हुए तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपके जो फंड्स थे वो रिलीज हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी अलॉकेटेड एनी शेयर्स इन योर अकाउंट। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो आपको वो शेयर का लिस्टिंग के लिए वेट करना है। अब ये लिस्टिंग कहाँ होती है? तो ये शेयर्स की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है और अगर आप चाहो तो लिस्टिंग होते ही स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो जनरली हम देखते हैं कि IPOs में जब लिस्टिंग होती है तो मोटा मोटी स्टॉक्स में प्रॉफिट पे या प्रीमियम पे ही लिस्टिंग होती है एंड यू कैन एग्जिट फॉर अ डिसेंट प्रॉफिट। और अदरवाइज अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप वो स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हो। तो अब हमने यहाँ पे दो मेन चीज़ों की बात की है, एक तो है डीमैट अकाउंट और एक तो है स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए अब देखते हैं ये दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। तो अगर आपने हर्षद मेहता वाली स्कैम सीरीज देखी है तो आपने उस सीरीज में ये बहुत बार ये वाला बिल्डिंग दिखाया। तो दिस इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज बेसिकली अ प्लेस और अ लिंक बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो अगर आपको शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो आपको एक कॉमन प्लेस चाहिए, कॉमन जगह चाहिए जहाँ पे ये दोनों बायर और सेलर मीट कर सके। तो बहुत साल पहले ये फिजिकली मीटिंग होती थी और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला बिल्डिंग है उस जगह पे लोग मिलते थे और शेयर्स अपने एक्सचेंज करते थे। फिर इवेंचुअली
जो ब्रोकर्स थे उन्होंने एक ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग बनाया, एक एसोसिएशन बनाया और ये स्टॉक एक्सचेंज डेवलप हुआ। तो सैमको सिक्योरिटीज एक ब्रोकर है विद मेंबरशिप ऑन ऑल द मेजर एक्सचेंजेस। तो NSE, BSE, MCX ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है और यहाँ पे सैमको की मेंबरशिप है। तो आप सैमको में डीमैट अकाउंट खुला के इन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो स्टॉक्स, फ्यूचर्स और कमोडिटीज ट्रेड होती है यहाँ पे आप डील कर सकते हो। तो अब स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो फुल सर्विस ब्रोकर जनरली आपको परसेंटेज ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और आपको रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उनकी जो ब्रांचेस वगैरह होती है तो इनको ऑपरेशनल रखने के लिए वो आपसे परसेंटेज बेसिस पे कमीशन चार्ज करते हैं एंड विच इज़ जनरली ऑन द हायर साइड। हाउएवर जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो फिक्स्ड कमीशन चार्ज करते हैं, फिक्स्ड ब्रोकरेज चार्ज करते हैं जो कि जनरली 20 से 25 रुपए के करीब होती है। सैमको सिर्फ 20 रुपए चार्ज करता है ब्रोकरेज, जो कि विच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट इन द इंडस्ट्री। और इसकी वजह मेन ये है कि सैमको का फिनटेक प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली सैमको की जो भी सर्विसेज है वो सारी आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। सैमको की कहीं पर भी ब्रांचेस नहीं है जहाँ पे आप जा कर के डील कर सको। तो सैमको पे डील करने के लिए आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलवाना है एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वाई वी कैन प्रोवाइड यू द चीपेस्ट ब्रोकरेज इन द इंडस्ट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैमको पे आपको रिसर्च सर्विसेज नहीं मिलती है। सैमको अपनी गीगा ट्रेडिंग इंजन से हर एक लिस्टेड स्टॉक को इवैल्यूएट करता है और उस पर स्टार रेटिंग देता है। तो 5 स्टार यानी बेस्ट स्टॉक और 1 स्टार तो आप समझते ही हो। तो सैमको की ये स्टार रेटिंग्स यूज़ करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को एक्सीलेंट बना सकते हो। तो प्लीज़ यूज़ द सर्विस विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। तो इसके अलावा सैमको की एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च सर्विस है जिसका नाम है क्या ट्रेड। तो क्या ट्रेड की मदद से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही काफ़ी आसानी से कर सकते हो। आपको स्टॉक्स ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या ट्रेड ऐप पे ही स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग मिल जाएंगे। तो अगर आप सैमको के कस्टमर हो तो आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये सर्विस बिल्कुल ही फ्री है। और अगर आपने अब तक सैमको में डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप तुरंत ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहाँ पे रजिस्टर कीजिए और तुरंत ही डीमैट अकाउंट खुलाइए। तो आपको सैमको में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए: आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ, इनकम प्रूफ एंड फाइनली अ फोटोग्राफ। तो ये 5 चीज़ें लेकर के आप सैमको में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उस पर रजिस्टर कीजिए और ये सारी चीज़ों के साथ अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ही खुलवा लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज अ डीमैट अकाउंट? सो डीमैट अकाउंट इज लाइक अ डिजिटल लॉकर या एक तिजोरी जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल असेट्स रख सकते हो, जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो हर किसी के घर में पुराने ज़माने में एक तिजोरी हुआ करती थी जहाँ पे हम कैश या फिर ज्वेलरी या फिर गोल्ड रखते थे। तो ठीक उसी तरह आपको एक डीमैट अकाउंट भी लगता है जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल असेट्स रख सकते हो। तो ये डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली? सो बेसिकली जो फिजिकल शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम ही है डीमैटेरियलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जब कंपनीज अपने शेयर्स इश्यू करती है तो बदले में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर द ओनर ऑफ सो एंड सो शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो पहले होता क्या था कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट्स है वो जब आप शेयर्स लेते हो या बेचते हो तो आपको ट्रांसफ़र कराने के लिए भेजने पड़ते थे कंपनी में। तो ये ट्रांसफ़र में बहुत दिन लगता था, इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स भी होते थे, कभी कभार ये शेयर सर्टिफिकेट्स फट भी जाते थे। तो इन सारी चीज़ों का जो सल्यूशन है वो है डीमैटेरियलाइजेशन। सो डीमैटेरियलाइजेशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग योर फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स आपके कौन रखता है, कौन संभालता है ये शेयर्स? तो इसके लिए जवाब है डिपॉजिटरीज। तो डिपॉजिटरीज होल्ड योर शेयर्स एंड ऑल द फाइनेंशियल असेट्स, या जो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में है उसको डिपॉजिटरी संभाल के रखती है इन डीमैट फॉर्म। तो चलिए अब देखते हैं डिपॉजिटरीज एग्जैक्टली होती क्या है। सो डिपॉजिटरी बेसिकली बैंक के जैसा होता है जो कि आपके फाइनेंशियल असेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसे स्टोर करके रखता है। इसके अलावा डिपॉजिटरीज का एक और मेन काम है वो है कि जो ये फाइनेंशियल असेट्स की लेन देन होती है, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो डिपॉजिटरीज के थ्रू होता है।
तो इंडिया में दो बहुत ही बड़ी डिपॉजिटरीज है, एक है NSDL और दूसरी है CDSL। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये जो डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके शेयर्स की लेन देन होती है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है और कैसे स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंज मिल करके आपके लिए शेयर्स बाय और सेल करना एकदम आसान कर देते। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमने पहले भी लिया था। तो मान लीजिए कि आपको रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे? अगर सैमको आपका स्टॉक ब्रोकर है तो आप सैमको के पास जाओगे, आप फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप सैमको के स्टॉक नोट ऐप पे भी अपना रिलायंस 100 शेयर्स बाय करने का ऑर्डर पंच कर सकते हो। तो सैमको क्या करेगा, ये जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है उसे एक्सचेंज को भेजेगा। तो इट कुड बी एनी एक्सचेंज, आप डिसाइड कर सकते हो कौन से एक्सचेंज पे आपका ऑर्डर जाना है। तो आप NSE या BSE कोई भी एक्सचेंज सिलेक्ट करके ये ऑर्डर पंच इन कर सकते हो। तो आपने जो भी प्राइस पे अपना ऑर्डर डाला है, एक्सचेंज अपनी ऑर्डर बुक में वो प्राइस और क्वांटिटी डाल देगा, और सामने अगर कोई सेलर है जो कि आपके प्राइस पे शेयर बेचने को तैयार है, तो आपके दोनों के ऑर्डर्स मैच हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंज बायर और सेलर दोनों के ब्रोकर्स को इंटीमेशन देगा कि देयर इज दिस ट्रांजैक्शन विच हैज हैपेंड। आपको भी एक ईमेल आता है कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर इसके बाद होता ये है कि जो सेलर की डिपॉजिटरी है वहाँ पे एक इंटीमेशन जाता है कि देयर इज दिस सेल ट्रांजैक्शन विच हैज हैपेंड। तो जो सेलर का अकाउंट है वहाँ पे 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस डेबिट हो जाएंगे और ये चले जाएंगे बायर के अकाउंट में। तो बायर के अकाउंट में ये रिलायंस 100 शेयर्स रिलायंस के क्रेडिट हो जाएंगे। अब जो क्रेडिट हो गए हैं उसके बदले में बायर के अकाउंट से पैसे निकल के वो जाएंगे थ्रू द ब्रोकर, ये सामने सेलर के अकाउंट में चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ अ एंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है, ये जो पूरा मार्केट है जहाँ पे एक बायर और सेलर के बीच में ये चीज़ें हो रही है, इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और जो IPO में जब शेयर्स आपको मिल रहे हैं तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट शेयर्स हैव बीन इशूड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी टू द बायर्स। तो अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके अलावा दो और अलग प्रकार के मार्केट्स की बात बहुत बार होती रहती है। तो ये है बुल मार्केट और बेयर मार्केट। तो आखिर ये बुल मार्केट क्या है और बेयर मार्केट क्या है? सो बेसिकली जब बहुत सारे स्टॉक्स लोग खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है और उसके प्राइजेस भी बढ़ने लग जाते हैं। तो जब बहुत सारे स्टॉक्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है, और जब स्टॉक्स की डिमांड नहीं होती है तो उसके इवेंचुअली प्राइजेस भी गिर जाएंगे। तो अगर प्राइस गिर रहे हैं तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। तो अब ये मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन बनाया है, वो है इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो अगर ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बुरा परफॉर्म करेंगे और उनके प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो ये इंडेक्स का प्राइस भी नीचे गिरता जाएगा। तो इंडिया में दो बड़े ही पॉपुलर इंडेक्स है, एक है NSE का निफ्टी 50 और दूसरा है BSE का सेंसेक्स 30। सो ये दो इंडेक्स बड़े ही पॉपुलर और मार्केट कैप बेस्ड इंडाइसेस है, जहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और इसे ट्रैक किया जाता है। तो अब मार्केट कैप का मतलब क्या है? तो मार्केट कैप इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कंपनी का मार्केट कैप मिलता है। तो रिलायंस का फॉर एग्जांपल मार्केट कैप फिलहाल चल रहा है 16 लाख करोड़ के आसपास का। तो वैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप भी करोड़ों में होता है, लाखों करोड़ों में होता है। तो ठीक इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के इंडाइसेस बनाए जाते हैं जो मार्केट कैप बेस्ड हो सकते हैं, जो कि सेक्टर बेस्ड भी हो सकते हैं। तो मार्केट कैप बेस्ड इंडाइसेस में एग्जांपल्स आता है BSE स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का। फिर सेक्टोरल इंडेक्स में बहुत सारे सेक्टोरल इंडाइसेस अवेलेबल है, जैसे कि बैंक निफ्टी, BSE ऑटो इंडेक्स, FMCG इंडेक्स, IT इंडेक्स। तो ये सारे अलग अलग सेक्टर्स को ट्रैक करने वाले इंडेक्स हैं। फिर इसके अलावा कुछ थीमेटिक इंडेक्स भी है, जैसे कि निफ्टी ESG इंडेक्स हो गया। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट ग्रुप्स को ट्रैक करने के लिए भी इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि टाटाज या महिंद्राज, इनको ट्रैक करने के लिए भी NSE ने अलग अलग इंडाइसेस बनाए हैं। और फाइनली
स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस भी हो सकते, तो क्वालिटी या फिर लो बीटा, अल्फा, ये सब स्ट्रैटेजीज का भी अलग अलग इंडेक्स हो सकता है। तो अब हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। हमने 5 Ws को लेकर के बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से समझे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो थी व्हाट इज़ अ शेयर। तो अ शेयर इज़ नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। तो शेयर्स के साथ साथ हमने फेस वैल्यू, डिविडेंड्स, ये वाले एग्जाम्पल्स भी समझे, ये कॉन्सेप्ट्स भी समझे। सो इसके बाद हमने देखा व्हाई इज अ शेयर इश्यूड। तो अ शेयर इज इश्यूड टू रेज कैपिटल। जब कभी भी किसी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है तब वो कैपिटल रेज करती है। फिर इसके बाद हमने देखा हु इश्यूज अ शेयर। तो बेसिकली अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी इश्यूज शेयर्स। तो प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच करके सामने वाले से पैसे लेता है। फिर हमने देखा व्हेन इज अ शेयर इशूड। तो हमने देखा कि एक आईपीओ का पूरा प्रोसेस होता है और उसके थ्रू ये शेयर्स इश्यू होते हैं, और इवेंचुअली हमने देखा कि वेयर इज अ शेयर इशूड। तो बेसिकली इट इज इश्यूड इन योर डीमैट अकाउंट। तो इसके साथ साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी कवर किए, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, डिपॉजिटरीज क्या होती है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिए। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।